आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली वर्ड आया कहाँ से और सॉल्यूशन में क्या-क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस की बात करूँगा जो क्वेश्चंस आपको डीपीपी के फॉर्म में मिल जाएँगे और बाकी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियरली हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके कहाँ से 11th क्लास से जो इनिशियल इसका फाउंडेशन बनाते हैं और अगर ये फाउंडेशंस आपने अच्छे से क्लियर कर लिए तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएँगे आपके। चलिए तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो सॉल्यूशन वर्ड की बात करते हैं। सॉल्यूशन वर्ड आया कहाँ से? तो सॉल्यूशन वर्ड शुरू होता है हमारे 11th क्लास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, जहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर को क्लासिफाई किया था दो कैटेगरीज में। हमें याद है कि हमारे पास जो मैटर होते हैं, मैटर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। कोई भी मैटर है, अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो वो दो कैटेगरीज बनाता है। पहली होती है इम्प्योर फॉर्म की या प्योर फॉर्म्स की। तो प्योर और इम्प्योर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं जो मैटर्स को क्लासिफाई करने के काम आती हैं हमारे पास। अब जो प्योर्स थे वो फर्दर क्लासिफाइड किए गए थे दो कैटेगरीज में, या तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं या वो कंपाउंड्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो था हमारे पास सेकंड दूसरा वाला क्लासिफिकेशन जो है किसका क्लासिफिकेशन इम्प्योर सब्सटेंसेस का। और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हमने क्लासिफाई किया था दो फिर से कैटेगरीज में। पहला था हमारा मिक्सचर यानी कि मिश्रण और दूसरा था हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और मिक्सचर्स की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ इस बार 12th में एक अलग से चैप्टर है जिसे हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली है क्या? वो एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है वही हमारा सॉल्यूशन है एक बेसिकली किसका टाइप? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन जो है मिक्सचर का ही टाइप है, बट वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है बेसिकली हमारे सब्सटेंसेस, आपको पता है कि मैटर्स को क्लासिफाई आपने प्योर इम्प्योर में कर लिया, तो प्योरली तो रेयरली ही मिलते हैं। मोस्टली चीजें जो हमें मिलती हैं या तो वो इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगी या मिक्सचर्स फॉर्म में मिलेंगी। इम्प्योर बोले तो बेसिकली मिक्सचर या सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेंगे। तो यानी कि प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं हमारे लिए? रेयरली कमिंग अक्रॉस द प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और मिक्सचर्स बेसिकली आपको नेचुरली अकरिंग कहीं भी किसी भी प्लेसेस पे मिल जाएंगे। अब उसी तरीके से हम जैसे ही कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये कंपाउंड्स फॉर्म में मिलते हैं। प्राइमरली अगर हम देखें तो मिक्सचर्स फॉर्म में मिलते हैं। अब चाहे वो आप एयर की बात कर लो, एयर खुद भी एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। आप नाइट्रोजन ले सकते हो, आप ऑक्सीजन ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो। ये सब एक कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। अगर सारी क्लासेस की बात ही करें, आप उनको छोड़ें, आपके आसपास जितने भी अलॉयज होते हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं? आपके मिश्रण या मिक्सचर का ही फॉर्म होते हैं। अब बेसिक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? सपोज हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अलॉय मेटल्स हैं। अलॉय मेटल्स लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज या आप स्टेनलेस स्टील ले सकते हो। ब्रास ब्रॉन्ज आपने देखे हुए जितने भी बर्तन हम बनाते हैं वो बेसिकली किसके होते हैं? ब्रास के होते हैं। मेडल्स आपने देखे हुए हैं, सारे मेडल्स जो आते हैं वो भी आपको क्या होते हैं? ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी के जो मेडल्स होते हैं वो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज के होते हैं। और अलॉय से आपका बेसिकली जितने भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास घरों में क्या होंगे? यूटेंसिल्स होंगे। जितने भी बर्तन हैं आपके सब किसके बनाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब बेसिकली उसका नाम ही स्टेनलेस स्टील है तो स्टील, बट कैसा है? रस्ट लेस है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? स्टेनलेस स्टील। ओके, ये बेसिक टॉपिक था इसका। इसके बेसिस पे हम जानते हैं कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली बना किससे होता है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें बेसिकली किसके ऊपर जाना होगा? सॉल्यूशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाना होगा जो हम यहां पढ़ने वाले हैं। ओके, अब एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो पता चलता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल उठाया मैंने कि क्या है हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल। ये है मेरे पास क्या है? एक वाटर जो किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने वाला है। इसी तरीके से मेरे पास क्या है? यहाँ एक सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट जो है मेरे लिए किसकी तरह बिहेव करने वाला है? सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सपोज अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो ये डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा मेरे
वाटर मॉलिक्यूल्स में थे, इसका मतलब इस तरीके से दोनों ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर मुझे मेरे पास दो तरीके के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं इनको मैं कंसीडर कर रहा हूं किसकी तरह, एज अ सॉल्यूट पार्टिकल। इसके नीचे मेरे पास ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये है मेरे क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यानी कि मैं अगर सॉल्ट को वाटर में ऐड करता हूं तो मेरे पास बनता है सॉल्यूशन, किस किस का, वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक बात कहिए कि इन दोनों में एक अपनी फेस को क्या कर देगा, छोड़ देगा, वो होगा कौन, सॉल्ट। तो कंप्लीटली डिसोशिएट होकर अपनी फेजेस को क्या कर लेता है, खो देता है, और खोकर अपने आप को क्या बना लेता है, एक सॉल्यूशन बना लेता है। इसी तरीके से आप इस एग्जांपल को देख के बताइए कि कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है। अब आपको इसमें हर एक कंपोनेंट्स का अपना अपना कंपोजिशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ नट्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ पैलेट्स, यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट्स अलग अलग इंडिविजुअली दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, हेट्रोजीनियस। कौन से जीनियस है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। इसलिए हम इन्हें किस में कंसीडर नहीं करते हैं, सॉल्यूशंस में कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो सॉल्यूशन की कैटेगरी में ये आएगा, इसको हम सॉल्यूशन की कैटेगरीज में बिल्कुल नहीं रखेंगे। ओके, चलिए, तो सॉल्यूशंस के बारे में तो पता चल गया सर, सॉल्यूशन बना होता है इन कंपोनेंट से। सर ये बेसिकली जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या होगा और कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या क्या रह सकता है एक सॉल्यूशन में। अगर उसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपका बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, देखो इसमें खुद ही लिखा हुआ है आपका, बाय का मतलब ही हम क्या लिखते हैं, टू। बाइनरी का मतलब ही टू होता है, इसका मतलब बाइनरी सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। देयर इज टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज सॉल्यूट। मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। बाइनरी में यही कंपोजिशन रहता है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब ये द्विअंगी विलयन है मतलब बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। अब ये बाइनरी सॉल्यूशंस मिलकर आपके बनाएंगे सॉल्यूशन। मतलब एक मिलेगा आपको क्या, सॉल्वेंट, और एक होगा आपके पास क्या, सॉल्यूट। ये दोनों मिलकर आपको बनाएंगे बाइनरी सॉल्यूशन। सर अगर मेरे पास ट्राइनरी सॉल्यूशंस हुआ तब क्या करेंगे हम, तो ट्राइनरी सॉल्यूशन जब भी अगर आपके पास आता है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन में एक चीज तो कांस्टेंट रहेगी, वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहने वाला है और सॉल्यूट हमेशा एक से आपके ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपका ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट एक रखिएगा, बट सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, फिर दो हो जाएंगे। तो बाइनरी में क्या रहेगा आपके पास, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट रहेगा। पर ट्राइनरी में आपका सॉल्वेंट कितने होंगे, सॉल्वेंट हो जाएंगे आपके दो और सॉल्यूट रहेगा एक। अब आते हैं हमारे पास क्या, सर कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ देखिए कितने नंबर्स हैं हमारे पास, ये 7 है, यानी ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर हमें काउंट करने पर पता चला ये 6 है, तो जो बड़ा है वो ज्यादा अमाउंट में होगा। यानी सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमेशा किस अमाउंट में रहेगा, लेसर अमाउंट में रहेगा, कम अमाउंट में मिलेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बेसिक सा ये डिफरेंस है कि सॉल्वेंट हमेशा हायर अमाउंट में मिलने वाला है और सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में। विलय और विलायक में यही अंतर आएगा आपका। चलिए ये भी याद हो गया हमें कि कैसे याद करेंगे हमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे, आपका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हमारे पास आता है क्लासिफाई कैसे करेंगे सर, कि मेरे पास सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। मेरे पास तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या होती हैं, अलग अलग फेजेस होती है, क्योंकि कोई सॉलिड फॉर्म में है तो कोई लिक्विड फॉर्म में है तो कोई गैसियस फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। अगर हम इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन बनाने जाएं तो हमारे पास टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनते हैं 9। सर कैसे बेसिस पे, अगर सॉल्यूशन की फेजेस मेरे पास किसके हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, मैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस को हमें क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अगर कैसा है, गैसियस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मेरे पास कैसा है, गैसियस सॉल्यूशन है, यानी कि फेजेस जो है वो मेरी सॉल्यूशन की क्या होंगे, गैसियस होने वाले।
जिस फेज में सॉल्वेंट होगा वही आपका सॉल्यूशन बनाएगा। यानी इजीली याद करने के लिए हमारे पास टॉपिक है क्या, जैसे सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, मतलब जैसा सॉल्यूशन वैसा ही सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन गैसियस फेज में है, यानी कि उसका सॉल्वेंट भी आपको कैसा मिलेगा, आपको सॉल्वेंट भी गैसियस मिलेगा। तो हमारे पास केस पहले बनाते हैं हम, जिसमें हम सॉल्वेंट को कैसा रखेंगे, गैसियस रखेंगे, और उसके कंपैरेटिवली हम सॉल्यूट को क्या करते जाएंगे, चेंज करते चलेंगे। हमारे पास पहला जो आता है वो सॉल्वेंट गैसियस है, यानी कि मेरे पास गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन है, गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन मैंने बनाया, तो आपको सॉल्यूशन भी कैसा मिलने वाला है, गैस मिलने वाला है। तो गैस प्लस गैस कंबाइन, ऐसा कोई मिक्सचर देखा है? तो इस तरीके से हमने मिक्सचर्स कहाँ देखे हैं, इस टाइप के सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। कहाँ पर, एयर में। एयर इज द कंपोजिशन ऑफ मैनी गैसेस। हम बेसिकली बाइनरी बोल रहे हैं तो हमें दो ही लेना है, तो बाइनरी में एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं हम, नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड विथ nitrogen, it form a solution of nitrogen and oxide which is also found in air। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे टाइप का सॉल्यूशन एग्जांपल ले लेते हैं कि इस बार हमारे पास घुलने वाला जो है वो कैसा है, लिक्विड है, बट घोलने वाला फिर से किस स्टेट में आ गया बेटे, गैसियस फेज में। फिर भी हमने बोला कि सॉल्वेंट अभी भी ज्यादा अमाउंट में है, जो इंस्पायर करेगा किसको, सॉल्यूशन को क्या बनाने के लिए, गैस बनाने के लिए। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एक लिक्विड जो है वो किसके अंदर घुला हो, गैसेस के अंदर। तो छोटा सा एग्जांपल हम नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं। अगर नाइट्रोजन में आप क्या घोल दो, क्लोरोफॉर्म घोल दो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, दिस इज अ क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म व्हेन dissolved with the nitrogen gas it form a gaseous solution of नाइट्रोजन इन क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से हमने तीसरा सॉल्यूशन बनाया, जिसमें आप देखिए एक सॉलिड को मैंने मिक्स किया है किसके अंदर, गैसेस के अंदर। तो कैम्फर एक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप इसको किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन और सॉलिड का सॉल्यूशन, जो कैसा होने वाला है आपका, गैसियस सॉल्यूशन। चलिए, इसी तीसरे टाइप के सॉल्यूशंस को हमने पढ़ा। और चौथा जो टाइप का सॉल्यूशन है वो आपके पास लिक्विड फेज में आने वाला है। यानी कि जितने भी सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन को अगर आपको लिक्विड चाहिए तो आपका सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो मैंने तीनों बार ही क्या लिया है, लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट लिक्विड लिया हुआ है। लिक्विड का अगर कॉम्बिनेशन में बनाता हूं किसके साथ में, लिक्विड प्लस मेरे पास घोलने के लिए लिक्विड है और उसके लिए घुलने के लिए क्या आ गई, गैस है, और बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूं क्या, फॉर एग्जाम्पल वाटर को अगर मैं ऐड कर दूं ऑक्सीजन के साथ में, ओके, O2 ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन। तो वाटर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो सॉल्यूशन वैसे भी आपका क्या बनेगा, लिक्विड स्टेट में बनेगा। अगर आप लिक्विड को किसके साथ डिसॉल्व करें, एक लिक्विड के साथ डिसॉल्व करते हैं, यानी लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉल्यूशन की फेज भी कैसी होगी, लिक्विड। एग्जांपल के लिए आप क्या ले सकते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल कंबाइन होगा किसके साथ, आपके वाटर के साथ में, या आप मिल्क प्लस वाटर ले सकते हैं। तो ये भी दोनों कैसे हैं, आपके लिक्विड सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। सिमिलरली मेरे पास क्या है, एक सॉलिड का लिक्विड के साथ में सॉल्यूशन है। सॉलिड और लिक्विड जब कंबाइन होंगे तो यहाँ ग्लूकोज एज अ सॉलिड यूज करूंगा, जो एक सॉल्यूट है हमारा। ओके, इसी को मैंने अगर डिसॉल्व कर देता हूं वाटर सॉल्वेंट में, तो ये कंबाइन होकर क्या बनाएगा, आपका एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं सारे सॉल्यूशंस को। इसी तरीके से हमारे पास तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है वो देखते हैं। तीसरे टाइप का सॉल्यूशन जो है, अगर आप देखें तीसरे टाइप के सॉल्यूशन में, तो आपको चाहिए सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपको सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एक बेसिक सा काम करना होगा। आपको फिर से जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो आप सॉल्वेंट भी कैसा लेंगे, सॉलिड लेंगे। अगर सॉलिड सॉल्वेंट ले रहे हो तो सॉलिड सॉल्वेंट में एक ध्यान से देखिए कि मेरे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है, यानी सारे सॉल्वेंट मुझे कैसा लेना होगा, सॉलिड लेना होगा। यानी कॉम्बिनेशंस क्या बन गए मेरे पास, सॉलिड प्लस
सॉलिड के साथ में पहले गैस का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, फिर सॉलिड के साथ में मैं किसका कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ, सॉलिड प्लस लिक्विड के साथ में बनाऊंगा। तो सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया। इसी तरीके से फिर से मैंने एक सॉलिड लिया, अब इसके बाद केवल सॉलिड ही बचा हुआ है, तो सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन बनाया। इन तीनों को कंबाइन अगर हम करें तो देखो आप पता चलता है तीनों में सॉल्वेंट हमेशा कैसा है, सॉलिड है, यानी कि सॉल्यूशन भी सॉलिड ही मिलने वाला है। तीनों आपको कैसे मिलने वाले हैं, सॉलिड सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पैलेडियम, आप पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन गैस ले लें तो वो हाइड्रोजन गैस है, और ये किसकी तरह है, सॉलिड की तरह यूज किया जाएगा। इसी तरीके से आप देखें तो अमलगम और मर्क्यूरी का, अमलगम जो है, अमलगम बेसिकली है क्या, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। कई केमिकल रिएक्शंस अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम किसका यूज करेंगे, अमलगम का यूज करेंगे। तो अमलगम बेसिकली बनाया कैसे जाता है, तो अगर आप मर्क्यूरी में कोई भी मेटल्स मिला दें, मर्क्यूरी आपको लिक्विड फेज में देगी, ओके, लिक्विड फॉर्म में है, और इसके साथ में अगर आप क्या मिला दो, कोई भी मेटल्स है, जस्ट लाइक सोडियम मिला दें आप, अगर नहीं है तो आप जिंक मिला दें, तो ये सारी मेटल्स मिलकर क्या बना देती हैं, उसको अमलगम बना देते हैं। अमलगम बनाना बहुत इजी है, अगर चाहें तो बस जिंक आपको किसका करना है, मर्क्यूरी लेना है, मरकरी में डिसॉल्व कर देनी है कोई भी मेटल्स, तो वो क्या बनाएगा, आपका अमलगम बनाने वाला है। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड का अगर सॉलिड में सॉल्यूशन बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी दोनों ही सॉलिड्स की। तो ये हमने कहाँ देखा हुआ है, ये अलॉयज में देखा हुआ है। जितनी भी अलॉय मेटल्स होती हैं वो बेसिकली क्या है, सॉलिड का सॉलिड में, मेटल्स का मेटल में ही क्या है, मिक्सचर्स है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो जितने भी अलॉय हैं, व्हेन अ कॉपर कंबाइन विद गोल्ड, बस सर ये तो पता चल गया कि कैसे ये चीजें बनेंगी, पर प्रॉब्लम ये है सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वांटिटेटिवली ये प्रेजेंट कितना है, कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसी चीज के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेंथ कैसे फाइंड होगी, स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी कि एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट में प्रेजेंट अमाउंट कितना है, सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को पता करने के लिए हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली है क्या, कि किसी भी सॉल्यूशन के पर यूनिट मास या वॉल्यूम में प्रेजेंट अमाउंट। पर यूनिट मास हम कैलकुलेट करेंगे, वो 100 हो सकता है, या फिर हम पर यूनिट का मतलब ही समझिएगा, पर यूनिट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट यहां पर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो वो 1 किलोग्राम है या तो वो 1 लीटर है। 1 लीटर 1 किलोग्राम में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब वो हम बेसिकली स्टैंडर्ड को मानने के लिए हमने 1 यूनिट ले लिया है, वो कितना भी हो सकता है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं। तो पहली जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी परसेंट। परसेंट के बेसिस पे अगर हम जाते हैं तो पता चलता है सर ये तो 3 स्टेज के परसेंटेजेस हो सकते हैं, या तो वो दोनों वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो उसे हम किस में कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक वेट में है और दूसरा वॉल्यूम तो हम W/V परसेंट निकाल सकते हैं, वेट या मास पर वॉल्यूम परसेंट। अगर सर दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है तो दोनों का क्या लेंगे आप, वेट लेंगे, तो वेट पर वेट परसेंट। तो परसेंट में ही हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, देखें कौन कौन सी, V/V, W/V और W/W। ये तीनों कैटेगरीज कब यूज की जाती हैं, तो हमें अभी कुछ देर पहले मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े। अगर दोनों ही सॉलिड रहेगा, सॉलिड के लिए हमेशा क्या कैलकुलेट किया जाता है, वेट कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर कोई चीज लिक्विड है तो लिक्विड्स के लिए क्या कैलकुलेट की जाएगी, सर लिक्विड्स के लिए तो वॉल्यूम्स कैलकुलेट किया जाएगा, वेरी गुड। और अगर कोई चीज गैसियस स्टेट में है, कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट किस स्टेट में है, गैस फेज में है, तो उनके लिए कैलकुलेट किया जाएगा वॉल्यूम। तो सर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं उनकी गैसेस फेजेस तो या अलग हो सकते हैं, कोई सॉलिड का, कोई सॉलिड है कोई गैस है। अगर कॉम्बिनेशन लिक्विड और लिक्विड का बना तो दोनों का ही वॉल्यूम हुआ, तो कौन सा परसेंट, V/V परसेंट। सर अगर दोनों ही सॉलिड हुए तो दोनों का वेट लोगे तो वेट पर वेट परसेंट में आएगा। वो समझ में आया, जितने भी अभी हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े वो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने अमाउंट में हो सकते हैं।
ओके। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे कि ये पीपीएम्स क्या होता है। सर ये पीपीएम बेसिकली तब यूज किया जाता है जब आपके पास सॉल्यूट प्रेजेंट हो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो। मतलब लगभग आपके पास सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट के अमाउंट क्या है उसके मिलियन पार्ट के बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, पीपीएम का यूज करेंगे। हाँ ये बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसका अगर हम डेली लाइफ में यूजेस देखें तो जो आपका एयर इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है, पीपीएम के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है बट उसमें इम्प्योरिटीज और टॉक्सिसिटी, मतलब जितनी पॉइजनस गैसेस हैं उनका अमाउंट जो है बहुत बहुत कम है। इतना तो है बट हमारे लिए हार्मफुल है उतना भी अमाउंट, तो हम उसे किस में कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम में कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शंस का। नाम से ही मोल फ्रैक्शंस है, मतलब फ्रैक्शनल ऑफ द मोल। मोल्स, जितने भी मोल्स आएंगे उनका हम क्या लेंगे, प्रभाज्य लेंगे, अनुपात लेंगे, वो आएगा। देन उसके बाद हम मोलैरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। सर एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा कौन सा, वेट पर वेट परसेंट। अब वेट पर वेट परसेंट में हम जब पढ़ेंगे तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो आपको जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें टोटल वेट आपको रखना है कितना, 100 ग्राम। एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपको कैलकुलेट करना है कि आपने जो सॉल्यूट मिलाया है उसका ग्राम मास कितना है। क्या निकालना है आपको, ग्राम मास निकालना है। तो ग्राम मास निकालने के लिए आपको उसको टोटल कितना लेना होगा, 100 ग्राम लेना होगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपने जो मिलाया है उसके अमाउंट को बेसिकली हम परसेंट में निकाल सकते हैं। सर निकालना हो तो हम बेसिक फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो हमारे पास है क्या, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ऊपर मिलेगा क्या, मास ऑफ एनी एलिमेंट्स। ओके, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट है वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये कैसे पता चलेगा हमारे पास, चलिए आपको एक बेसिक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। ओके, एक एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो आपने वाटर का फॉर्मूला याद है हमें, बेसिक वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये मेरा क्या होगा, एक कंपाउंड हो गया कंपाउंड्स। चलिए इसी कंपाउंड को आगे लेकर चलते हैं हमारे पास। इसमें मुझे निकालना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपोनेंट्स है इसमें, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मैंने टोटल मास अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, टोटल जो मास आ गया मेरे पास वाटर का वो हो गया 18U यूनिफाइड मास। अब फाइंड किसका करना है, सर हाइड्रोजन का करना है। तो मैं निकालूंगा क्या, W बाय W परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। किसका निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, जो किसके बराबर होगा, ऊपर क्या होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के देखते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के और एक हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल मास कितना आ रहा है हमारे पास, 18। तो टोटल मास अगर हम रखेंगे तो कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इसको जैसा ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, 2/18, यानी 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100। दैट मीन्स आपको ये वैल्यू मिलने वाली है कितनी, 0.1। ओके, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप लोग, फिर से आपके पास 1 आने वाला है, तो 0.1111 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें कितना, 1 यानी 11.11% क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन है। इस तरीके से आप सारे क्या निकाल सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का निकालिएगा तो आपको एक बेसिकली इसका भी परसेंट मिल जाएगा।
अगर आपके पास कोई चीज़ किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है और एक दूसरा जो कंपोनेंट है वो प्रेज़ेंट है आपका किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, तब अगर दोनों लिक्विड में हैं तो हम दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम लगा सकते हैं उसके लिए, और अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, ध्यान से सुन। अगर दोनों प्रेजेंट है किस फॉर्म में आपके, या तो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है दोनों, या एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है सर, या तो दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो ये कॉम्बिनेशंस बैठ सकते हैं। तब इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे किसका? हम यूज़ करने वाले हैं वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंट का। तो इसके लिए भी वही हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम टोटल वॉल्यूम ले लेंगे कितना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो आइडियल डेफिनेशन बनाने के लिए हम कितना ले रहे हैं, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, उसका कंपोजिशन हो जाएगा। यानी कि वी बाय वी परसेंट जो है मेरे पास वो इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, कोई भी एक कंपोनेंट में सॉल्यूट के निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट वॉल्यूम ये ऊपर लिख दूंगा मैं, और नीचे लिखूंगा किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। तो v बाय v परसेंट का फॉर्मूला हो गया मेरे पास va डिवाइडेड बाय va प्लस ab। इस तरीके से हमने नया फॉर्मूला बना लिया इसका। ओके, तो ये कंपोनेंट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम्स यूज करेंगे। और वॉल्यूम बेसिकली किस कब यूज करना है, जब आपके लिए फेजेस कौन सी हो, या तो वो गैसियस फेज में मिले या फिर आपको मिले किस फेज में, लिक्विड फेज में। ये दो कंडीशंस हमारे पास हैं जिसमें आप किसका यूज कर सकते हैं, वी बाय वी परसेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, अगर सर दोनों में से ऐसी कंडीशन बन जाए कि एक तो सॉलिड है बट जो बचा हुआ जो हमारे पास एक कंपोनेंट है, या तो वो गैस है या वो लिक्विड है। अब ऐसी कंडीशन जब आती है तब हम क्या करते हैं, तब हम बेसिकली यूज करते हैं हमारी नई कंसंट्रेशन टर्म्स का, जिसे हमने नाम दिया क्या, W बाय V परसेंट। अब W बाय V परसेंट जो है वो हम कब यूज करना है, जब एक मिलेगा आपको कैसा, सर एक मिलने वाला है आपको लिक्विड फेज में या गैसियस फेज में, और जो दूसरा है वो कांस्टेंट है हमेशा किस फेज में, सॉलिड फेज में। तो सॉलिड का सॉल्यूशन अगर लिक्विड या गैस के साथ बनता है तो ऐसी कंडीशंस में आपको यूज करना है क्या, W बाय V परसेंट। तो टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम होगा तो वो तो हमारे पास क्या होगा, 100 ml वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है मल्टीप्लाई बाय टोटल 100। ऊपर हमारे पास क्या है, वही किसी एक कंपोनेंट, अब मुझे नहीं पता कि वो वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का है, तो वो हम वहां आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ, या तो वो सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा, दो में से कोई एक होने वाला है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल पाएंगे, परसेंट ऑफ डब्ल्यू पी। ओके, तो इस फेजेस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इस तरीके के परसेंट देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली फर्स्ट में जो हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे उन्हीं में से हम उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, सर अगर सॉल्यूट का अमाउंट ही बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है किसका, सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट कितना है, बहुत कम, तब ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं किसका, पीपीएम का। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पीपीबी का। अगर बहुत ही कम हो तो हम यूज़ करेंगे पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन नाम से ही समझ में आ रहा है कि 1 बिलियन पार्ट में उसका कुछ हिस्सा होगा, और पार्ट्स पर मिलियन में मतलब कि 1 मिलियन पार्ट में उसका कुछ हिस्सा होगा। तो पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन पार्ट में, मतलब आपके
1 मिलियन पार्ट में क्या मिलेगा, उसका एक हिस्सा मिलेगा। आपको पता है 1 मिलियन में कितनी वैल्यू होती है, 10 टू द पावर 6। ये है बिल्कुल आपके परसेंट की तरह ही, बस जहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ पर आपको 1 मिलियन और 1 बिलियन का मल्टीप्लाई करना है। अगर पीपीएम हो तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, और अगर पीपीबी हो तो 10 टू द पावर 9 यूज़ करना है। तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। परसेंट की तरह ही यूज़ करेंगे हम। ऊपर वही मास या वेट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वेट ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 को हटाकर हमने क्या कर दिया, 10 टू द पावर 6 फॉर द मिलियन एंड 10 टू द पावर 9 फॉर बिलियन। ओके, बिलियन के लिए क्या यूज करेंगे आप, 10 की घात 9, और मिलियन के लिए क्या यूज करेंगे, 10 की घात 6। इन दोनों के लिए एक बात याद रखने वाले हैं कि हम कब यूज करेंगे पीपीएम और पीपीवी का, तो जब बहुत माइनर क्वांटिटी प्रेजेंट हो किसकी, सॉल्यूट की, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा है, मिलियन ऑफ पार्ट में है, तो कंसेंट्रेशन आपके मिलियन पार्ट्स में एक्सप्रेस की जाती है। तो जो जिस तरीके से आपके पास सारे परसेंट है, तो पीपीएम और पीपीबी का परसेंट भी आप डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वी बाय वी, या फिर तीनों में से किसी में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पीपीएम को यूज कर सकते हैं एज अ मास बाय मास परसेंट, वही डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट, या आप यूज कर सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी बाय वी परसेंट की तरह। आपको अगर इच्छा हो, अगर आपके पास प्रेजेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो आप यूज कर सकते हैं उसको डब्ल्यू बाय वी की तरह। तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास जो आते हैं इस तरीके के परसेंट, हम पीपीएम और पीपीवी में कैलकुलेट कर लेते हैं। बट बाकी सारे सर जो क्वांटिटीज अगर हम वेट में ना दिया हो तब क्या करेंगे, तो ऐसी चीज जो वेट में नहीं प्रेजेंट होती हैं उनके लिए हम यूज क्या करते हैं, तो वेट में ना मिलने वाली चीजों के लिए हम लोगों ने बनाया है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। अब जो मोल कॉन्सेप्ट हैं वो बेस्ड हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। पहला आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या, पहले तो मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, कि अगर आपको मोल नहीं पता है, हाँ यहाँ देखिएगा मोल्स क्या होते हैं। मोल्स बेसिकली, एक मोल का मतलब होता है, एक मोल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एटम्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और आयंस के बराबर होगा। ये एक एवोगाद्रो नंबर है जो अमीडो एवोगाद्रो ने दिया था। अगर उसमें हिसाब से मैं चलूं तो इसकी वैल्यूज ऐसे निकाली जाती है। अगर कोई वेट में प्रेजेंट है तो उसके लिए मोल निकालने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला हमने बनाया कि मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास और गिवन मास का रेशियो होता है। मोलर मास और गिवन मास के रेशियो को हम इंक्लूड कर लेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, तो मोल्स इक्वल्स टू जो गिवन मास है, ओके, उसको डिवाइड कर दो किससे, आपके मोलर मास से, उसी एलिमेंट्स का या कंपाउंड का मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो बेसिक फॉर्मूला बन गया N इज इक्वल्स टू W अपॉन M। ये W अपॉन M किसका फॉर्मूला होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ मोल्स के कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं कि मोल्स निकालना बहुत आसान है। अगर आपको किसी का भी मॉलिक्यूलर मास याद है, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट हैं, वो बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब मोल फ्रैक्शंस का यूज कब करते हैं हम, कि जब भी आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है और उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स आपके पास हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या निकाल सकते हो, उनका मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शंस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन के मोल्स नीचे होंगे, सॉल्यूशन मोल, उनको मोल्स को नीचे रखेंगे आप, ऊपर रखेंगे सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट मोल। इस तरीके से हमारे पास बना क्या, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड। जनरली हमें किसको, मोल को मोल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, मोल्स को मोल से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है क्या, फ्रैक्शंस वैल्यूज। जो जितने भी फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं वो मोल फ्रैक्शंस के
अंडर में हमारे पास। चलिए इसको बेसिकली हम समझते हैं, ये होता क्या है? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ज़ीटा से। अब ये ज़ीटा क्या है? ग्रीक वर्ड है, ओके? इसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? ज़ीटा। अब ज़ीटा मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस। तो ज़ीटा इज़ इक्वल्स टू, अगर आपके पास किसके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ें हैं, तो सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से और ऐसा ही सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे? ए से। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ें हमारे पास हैं और दोनों को मैंने अलग-अलग टर्म से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो मेरे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसका? ए का अगर निकालना है। तो ए के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने फ़ॉर्मूला बनाया, तो मुझे ए मतलब सॉल्वेंट है मेरे पास, तो ऊपर आ जाएगा क्या? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी को ऊपर रखिएगा। नीचे आपको निकालना है, टोटल रखना है, तो किसके मोल्स आएँगे? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएँगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मेरे पास आ गया क्या? ज़ीटा ए इज़ इक्वल्स टू, ऊपर किसके मोल्स आएँगे? ए के मोल्स आएँगे। नीचे किस-किस के मोल्स हैं? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिलके बना होता है किसके? Na और Nb से। तो ये दोनों कंबाइन करके आपके पास एक नया फ़ॉर्मूला आ गया, व्हिच इज़ ज़ीटा ए इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। हाँ, अगर आप यहाँ देखें तो एक बात पता चलती है कि सर ये Na और Nb है। सपोज़ अगर मुझे Nb के लिए ही निकालना होता है ये फ़ॉर्मूला, तब हम क्या करेंगे? तो ये फ़ॉर्मूला अगर किसके लिए होता? ज़ीटा बी के लिए होता, तो ये फ़ॉर्मूला हो जाता है क्या? Nb अपॉन Na प्लस Nb। ओके। सर हमने तो अभी पढ़ा कि मोल्स का फ़ॉर्मूला क्या होता है। सर अभी आपने बताया कि N का फ़ॉर्मूला होता है, चाहे वो Na हो चाहे Nb, तो N का फ़ॉर्मूला हमने पढ़ा W अपॉन M। तो क्या मैं इस फ़ॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ? बेसिकली यूज़ कर सकते हो आप। चाहो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? यहाँ N इक्वल्स टू W अपॉन M यूज़ करिए, तो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं हम। तो मेरे पास ये ज़ीटा A इज़ इक्वल्स टू आया, तो ज़ीटा A इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे पास? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? WA अपॉन MA, अपॉन में मुझे क्या मिलेगा? WA अपॉन MA प्लस B के लिए यूज़ कर लेते हैं हम। तो B के लिए मेरे पास क्या है? WB अपॉन MB। ये जो फ़ॉर्मूला होगा वो किसका फ़ॉर्मूला होगा? इसके मोल फ्रैक्शन का फ़ॉर्मूला होगा। सर इसी तरीके से अगर मैं B के लिए यूज़ करूँगा तो क्या मिलेगा? तो B के लिए फ़ॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या? सर ज़ीटा B इज़ इक्वल्स टू NB, मतलब वही WB अपॉन MB, अपॉन में मिलेगा मुझे क्या? WA अपॉन में MA प्लस WB अपॉन MB। तो ये मिल गया हमारे पास एक और इसका फ़ॉर्मूला। हाँ, मोल फ्रैक्शन में एक बेसिक लाइन याद रखने वाली होती है क्या? किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जब भी आप निकालें, तो वो कितना आने वाला है, चाहे वो कितने भी कंपोनेंट्स का हो, चाहे बाइनरी हो, ट्राइनरी है, चाहे क्वाटरनरी है, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, उसमें एक बात याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा, सबको कंबाइन करने के बाद सॉल्यूट, सॉल्वेंट, जितने भी टाइप के सॉल्वेंट है, सबका मोल फ्रैक्शंस आपने निकाल लिया, उनकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आने वाली है कितनी? यूनिटी। यूनिटी बोले बोले तो 1। तो याद रखिएगा ज़ीटा ए प्लस ज़ीटा बी को जब भी आप कंबाइन करेंगे तो फाइनल आंसर आने वाला है आपका 1। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1, व्हिच इज़ कॉल्ड यूनिटी। यूनिटी बोले तो 1 मिलेगा। इकाई होता है, किसी भी विलयन का कुल मोल प्रवाह कितना होता है? 1, 1 मतलब इकाई। ओके, पर अब आते हैं सर इनकी यूनिट्स क्या लिखें? सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं क्या यहाँ? यूनिट्स सर। एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं सब लोगों से क्या? यूनिट्स क्या होंगी? तो मोल प्रवाह की इकाई क्या होगी? इकाई कैसे बताएँगे हम? इसकी यूनिट्स कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? तो सर यूनिट बात करते हैं। यूनिट बनाने के लिए आपके पास फ़ॉर्मूलेज़ होने चाहिए। सर फ़ॉर्मूला तो है हमारे पास। चलिए तो इकाई के लिए मैं फ़ॉर्मूला बनाऊँगा।
यहाँ देखिएगा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऊपर क्या है मोल्स हैं, नीचे क्या है मोल्स हैं, तो दोनों जगह ही मोल्स हैं जीटा में। तो जब मैं यूनिट बनाने जाऊंगा पता चलेगा मुझे कि मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या जीरो, सर कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी यूनिट क्या होती है, सर ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी निकली, इसकी तो कोई इकाई होती ही नहीं है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो इकाई क्या होगी। तो यानी कि हमें पता चला कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, चलिए तो हमारे पास अब इसको आगे बढ़ाते हुए हमें पता चला कि मोल फ्रैक्शन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि एक मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में क्या चीजें मिलेंगी और क्या नहीं होगा आपके पास। तीसरी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं जो मोल पर बेस्ड कंसेंट्रेशन टर्म है वो है हमारे क्या मोलैरिटी। मोलैरिटी बेसिकली तब यूज करेंगे जब आपके पास टोटल कोई भी आपके पास सॉल्यूट है वो प्रेजेंट हो किसी स्पेसिफिक या फिर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मेरे पास क्या है एक यूनिट वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं आप लोग 1 लीटर, वही यूनिट का मतलब ही क्या होता है आपका 1 लीटर वॉल्यूम है मेरे पास। तो मैं ले लेता हूं एक क्या 1 लीटर वॉल्यूम, ये है मेरे पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने इसके अंदर घोलना शुरू किया सॉल्यूट, मैंने चेक किया कि सर इसके अमाउंट को कैसे में कैलकुलेट करें। पूछा है ना कि सॉल्यूट को काय में ले रहे हो सर, उसका सॉल्यूट का वॉल्यूम लोगे या सॉल्यूट का मास लोगे, तो मैंने बोला कि दोनों ही नहीं लूंगा। फिर क्या लोगे सर, मैंने सॉल्यूट को ले रहा हूँ किसमें मोल्स में, इस बार किस में कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं मोल्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ना मुझे चाहिए वेट ना चाहिए वॉल्यूम, तो मैंने क्या लिया इस बार वेट लिया। यानी कि अब आप बोलोगे क्या सर मोल्स किसके हैं, सर सॉल्यूट के हैं, किसके अंदर हैं सर 1 लीटर, सर ये 1 लीटर क्या है सर सॉल्यूशन है। तो यानी कि आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन बन गई, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, वो हमारी क्या होगी मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल एम का फॉर्मूला हो गया, ऊपर क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना लीटर वो भी हम 1 लीटर ले रहे हैं अभी यूनिटी के हिसाब से, यानी ऊपर मुझे क्या मिलेगा मोल्स ऑफ बी, बी मतलब अभी बताया सॉल्यूट होता है, नीचे मेरे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काय में इन लीटर। ओके सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। चलिए अगर मैं इसको एम से ही कैलकुलेट करूंगा, इसको एन भी बोल दिया, वॉल्यूम को मैंने वी और काय में ले लेते हैं हम लीटर्स में लिया, तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, वो क्या एन बी डिवाइडेड बाय एम। हमने तो मोल्स का अभी फॉर्मूला पढ़ा कुछ देर पहले। हाँ सर क्या था मोल्स का फॉर्मूला, अगर आप चाहें तो मोल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो है क्या एन बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। इस फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे आप लोग तो पता चलेगा कि इसको पुट किया मैंने यहाँ पर m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। सर नीचे तो वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम्स को अगर आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीलीटर में, और आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर वो किसके बराबर होता है 1000 ml के बराबर होता है। तो इधर आ गया हमारे पास क्या है 1000 ml, नीचे आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं हम मिलीलीटर में, तो m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू वी एम एल। इस बार वॉल्यूम आपका किस में आ चुका है मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। चलिए हमारे पास फाइनल फॉर्मूला तो ये आ चुका है सर, बट इसकी यूनिट्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अभी तक कि सर यूनिट क्या होगी इसकी।
तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यूनिट निकालने का बेसिक फंडा बताया कि यूनिट निकलती कैसी है। किसी की भी यूनिट आपको निकालना है तो देखो ध्यान से, अब आपको बतानी है यूनिट इसकी। तो यूनिट के लिए अभी फॉर्मूला था हमारे पास क्या, मोलरिटी इज इक्वल्स टू सर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या आपको मोल्स को कैलकुलेट करते आ रहा है कि मोल्स को किस में कैलकुलेट किया जाता है सर, मोल में कैलकुलेट किया जाता है ऑब्वियस सर। ऊपर वॉल्यूम काहे में कैलकुलेट किया जाता है सर, ये लीटर में कैलकुलेट किया जाता है। तो बन गई ना भाई, क्या ऊपर से मिला मोल, नीचे से मिल गया लीटर, या लीटर ऊपर गया तो क्या हो गया इनवर्स। तो तेरे पास यूनिट बन गई ना मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स। तो ऐसा यूनिट क्या होती है मोलरिटी की, मोलरिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, मोल्स पर लीटर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आती है कंसंट्रेशन टर्म जो हम यूज कर रहे हैं वो है तेरे क्या, मोलरिटी। देखो मोलरिटी किस क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर ही होती है बट थोड़ा सा अलग है मेरा भाई। थोड़ी सी डेफिनेशन जो मोलरिटी की अपन ने पढ़ी थी, मोलरिटी में हम क्या बोल रहे थे, मोलरिटी में हम यूज कर रहे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था। यहाँ पर भी पहली लाइन सेम है, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी आएगा क्या लेना है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है। पर सेकंड लाइन क्या थी वहां पर, प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ये लाइन चेंज कर दे मेरे भाई, क्या चेंज करेगा, पर लीटर वॉल्यूम था उसको कर देगा क्या, पर किलोग्राम वेट। वॉल्यूम को कर दो वेट और लीटर को क्या कर दो किलोग्राम, पर किलोग्राम वेट ऑफ, वहां पर क्या था सॉल्यूशन, यहाँ क्या बोलना है सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन क्या हो गई तेरी, क्या इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस बार ते वेट लेना है किसका, सॉल्वेंट का, और मोल्स किसके लेने हैं, सॉल्यूट के। सर फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैसे, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बन गया तेरे पास सर, मोल्स तो आपने वही बोला है, किसके ले रहे हैं, सॉल्यूट के। किसमें प्रेजेंट है सर, वेट लेना है इस बार, किसका, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का, सर सॉल्वेंट का। तो ए ले लेते हैं। सर काय में बोला है सर, किलोग्राम में बोला गया है। तो फॉर्मूला बन गया तेरे पास क्या, एम इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए किलोग्राम। अब ये जो m है, m इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट। सर अभी आपने बताया कि मोल्स का फॉर्मूला हम रख सकते हैं, क्या होगा वो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू एन बी। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ मैं ऐसे जैसे ही वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी आ गया। सर 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम्स के। तो 1000 ग्राम्स के बराबर हो गया, कन्वर्जन करूंगा तो यहाँ क्या, किसका मल्टीप्लाई हो गया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे मेरे पास क्या बचा हुआ है, वेट ऑफ ए, मतलब सॉल्वेंट का वेट अभी भी बाकी है मेरे पास। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास एक फाइनल फॉर्मूला बन गया विच इज क्या है, m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ किसका है, इस बार हमने वेट किसका लिया है, देख 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 देख, वेट किसका है मेरे पास, ये है मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही बेसिक डिफरेंस होता है मोलरिटी और मोलरिटी में, कि ये क्या लेता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेता है, और वो क्या यूज करता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज करता है। सर इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, सर इसकी यूनिट कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो वही फॉर्मूला वही है मेरे पास, क्या है सर, एन वी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए, काय में है, किलोग्राम में है। ये काय में ले रहा है, तो सर ये तो मोल्स में लिया है मैंने, इसको काय में लिया है, किलोग्राम में लिया है। इसको ऊपर ले जा, क्या हो जाएगा, मोल किलोग्राम इनवर्स। ये हो गई यूनिट तेरी, मोल किलोग्राम इनवर्स। किसकी यूनिट है, मोलरिटी की। तो मोलरिटी और मोलरिटी दोनों ही कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, बट बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ध्यान से याद रख लेना। क्या क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, दोनों का ही डिफरेंस अच्छे से याद करके रखना।
2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से आइडेंटिफाई करके रखिएगा कि मोलैरिटी में और मोलैलिटी में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों के फॉर्मूलेज क्या होते हैं और बेसिक चेंजेस क्या होते हैं दोनों में, वो इससे पता चल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है क्या, नॉर्मेलिटी। अब जो नॉर्मेलिटी है वो बेसिकली है क्या, नॉर्मेलिटी याद रखिएगा कि हम मोल किसी भी चीज को अब मोल्स में कैलकुलेट ना करके उनके लिए एक स्पेसिफिक वेट बना दिया हमने, उसका नाम दिया इक्विवेलेंट वेट। कौन सा वेट दिया बेटे, इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मेलिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है कैसे, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी नाम से ही लिखा हुआ है कि नॉर्मेलिटी बताता क्या है, मोलैरिटी की तरह ही कंसंट्रेशन निकालता है, बट बेसिक डिफरेंस मोलैरिटी में क्या यूज करते थे आप, मोलैरिटी में हम लेते थे क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या डिसॉल्व कर रहे थे हम, वहां डिसॉल्व कर रहे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पर भी कॉमन है, बट इस बार मोल्स को हटाकर रिप्लेस कर दिया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन सिंपल है, देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वो भी कौन से इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, किसमें प्रेजेंट होंगे, पर लीटर। पर लीटर क्या है ये, वॉल्यूम है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ किसका 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 किसका, सॉल्यूशन का। तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, क्या निकालते हैं हम, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट के नंबर्स। फॉर्मूला वैसा ही, n इक्वल्स टू, देखो, ई ग्राम अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, वॉल्यूम, काय में लेना है, लीटर में, तो ये आ गया फॉर्मूला। सर ये तो पता चल गया हमें कि ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे इसके, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए तुझे पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्या, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, तुल्यांकी भार निकालने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देख, तेरे पास मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, हाँ सर आता है, मॉलिक्यूलर मास सर कैसे निकालते हैं, भूल गए हम। तो कुछ नहीं करना है तुझे, इक्विवेलेंट मास निकालना है अगर, तो तुझे आना चाहिए मोलर मास निकालते। हर एक मेटल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एक अभी सॉलिड स्टेट में है, इसने क्या बनाया, अपना आयन बनाया, एन नंबर ऑफ आयंस, क्या डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बनाया होगा। ओके, इसका अपना क्या होगा, मोलर मास होगा, हाँ सर होगा। क्या इसका चार्ज है, हाँ सर चार्ज भी होगा। तो उसको क्या कर, जो इक्विवेलेंट मास है वो सिंपली होता है किसके बराबर, ई ग्राम इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो है उसको डिवाइड कर दे उसी के चार्ज, आयन, ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर एसिडिक कैरेक्टर, या फिर बेसिक कैरेक्टर्स। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके क्या बना सकता है तू, इसका फाइनल फॉर्मूला बना सकता है कि सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, अब याद रख कि ग्राम इक्विवेलेंट तो यहाँ से निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा, 1000 निकाल सकते हो। सर यूनिट बेसिकली क्या होगी इसकी, तो यूनिट जो है वो बिल्कुल सेम, वहां पर मोल्स लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट, और साथ में मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, लीटर इनवर्स। तो यूनिट हो गई हमारे पास इक्विवेलेंट ग्राम, ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा, लीटर इनवर्स। तो बेसिक यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर किस बेसिस पे, क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे ही लीटर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इनवर्स वैल्यू मिल जाएगी आपको। ओके, टेम्परेचर के बेसिस पर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट
दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हाँ सर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है हमारे पास? जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी, और जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास 7 से 8 कंसंट्रेशन टर्म थी, उनको मैं अगर क्लासिफाई करूं इन दोनों कैटेगरीज में तो कौन सी किस तरफ जाएंगी? चलिए, ये है आपके पास दोनों का क्लासिफिकेशन। आप बताइएगा कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने वाली हैं। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जितने भी फॉर्मूलेज तुमने पढ़े, हमारे जितने भी फॉर्मूलेज में क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है। आपको पता है वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, if you increase the temperature, the volume is also increases by the expansion। expansion होगा जैसे ही फैलेगा। देखा धूप में हम जैसे ही टायर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्सपांशन की वजह से फूल जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर फैलने लगते हैं। तो एक्सपांशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ा यानी जिसमें भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसमें भी वॉल्यूम चेंज होगा, उसकी कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी फॉर्मूलेस तुमने पढ़े उन सब में जिसमें भी क्या है तुम्हारे पास? क्या है? वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम है तो वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो याद करो, मेरे पास पहली कंसंट्रेशन टर्म थी डिपेंडेंट वाली, तो मैं डिपेंडेंट वाली इस तरफ लिख लेता हूँ, इंडिपेंडेंट हम बाद में लिख। तो वॉल्यूम वाला कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म था? सर पहले तो वी बाय वी परसेंट मेन ले लो, ये तो आएगा ही क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम्स हैं। क्या डब्ल्यू बाय वी परसेंट ले लूँ? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम है। क्या सर तीसरा में यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लूँ? सर कहाँ पर? उसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर मैं मोलैरिटी ले सकता हूँ? मोलैरिटी बोले तो कैपिटल एम, हाँ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वो चीज़ें हैं। क्या पीपीएम ले सकता हूँ? ये ऑब्वियस है, पीपीएम भी ले सकते हो, पर कौन सा वाला पीपीएम? जिसमें वॉल्यूम है। पीपीएम भी, वो भी वॉल्यूम रिलेटेड पीपीएम। ओके सर, हमारे पास फिफ्थ है। क्या नॉर्मलिटी इसमें ले सकता हूँ? हाँ, उसमें वॉल्यूम था इसलिए नॉर्मलिटी इसी कैटेगरी में आएगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में यहाँ आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट में कौन है? सर मेरे पास है पहला तो W/W%, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद आ गया तेरे पास क्या? जीटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इस कैटेगरी में रख सकता है तू, जीटा को रख ले। सर तीसरा क्या रख सकते हैं? सर मोलैलिटी। मोलैलिटी यूज़ कर सकता हूँ, स्मॉल एम, क्योंकि उसमें वेट ले रहे थे हम। और कुछ बचा है सर हमारे पास? हाँ सर, पीपीएम की वो सारी टर्म जो इसमें आती हैं वो इसमें भी लिखी जाएंगी। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए? जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी है ना, उन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे। तो कुछ हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंट, कुछ हो गई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये 2 कैटेगरीज हमने पढ़ी। यहाँ पर हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए जितने भी डीपीपीज हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डीपीपी सॉल्व कर कर नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, 2 से 3 टॉपिक्स रहेंगे, 3 पार्ट्स में मैं ट्राई करूंगा ये चैप्टर्स खत्म कर दें। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद शुरू होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके लिए आप सेकंड पार्ट का वेट कीजिए।